बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 1 जब पढ़ा, चैप्टर 4 स्टार्ट किया सेल के बारे में। अगर वो आपने प्रॉपर तरीके से सुना है और पढ़ा है तो आपको पता चला होगा, उसमें हमने सेल में डिटेल से बात की कि व्हाट इज़ सेल, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेल, और सेल के ऊपर किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, और करते कराते फाइनली हमने जो थी वो सेल थ्योरी पढ़ी। ठीक है जी। तो सारा अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले क्यों ना उस लेक्चर 1 का छोटा सा एक टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो आज के लेक्चर 2 से पहले आइए हम लेक्चर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म ऑफ एमसीक्यूज और इन टर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी। सो एमसीक्यूज में फर्स्ट जो हमारे पास है वो है जी, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। अल्फा है जी लॉरेंस ऑकन, बीटा है जी रॉबर्ट ब्राउन, चार्ली है जी शॉन शील्डन एंड डेल्टा है जी ऑल ऑफ देम। तो लॉरेंस ऑकन इसका तो कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सेल, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं। रॉबर्ट ब्राउन इसने न्यूक्लियस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया था सेल के अंदर, जब रॉबर्ट हुक वाले पॉइंट को गलत किया गया, क्योंकि रॉबर्ट हुक का कहना था कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस, तो इसने न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करके उस पॉइंट को गलत कर दिया था। शॉन एंड शील्डन जी बिल्कुल यही दो साइंटिस्ट थे जिनकी बिहाफ पे सेल थ्योरी को फर्स्ट टाइम क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। सो जी चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी, शॉन एंड शील्डन। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ओमिनस सेलुला ई सेलुला आर द वर्ड्स ऑफ लॉरेंस ऑकन, पहले पढ़ चुके कि जी उसका काम कुछ और था। रोल्फ विर्चू जी बिल्कुल यही था, जर्मन का साइंटिस्ट था और जर्मनी के ये वर्ड्स थे ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसके बारे में हमने स्लाइड में पढ़ा था कि इसकी बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये बनती है कि न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि हमारी सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट है कि नए सेल्स हमेशा पुराने सेल्स की डिवीजन से रिसीव होते हैं। अगर पुराने सेल्स हमारे पास नहीं है तो कभी भी नए सेल्स हमारे पास नहीं आएंगे। तो बिल्कुल रोल्फ विर्चू ने ही कहा था इसका, तो बीटा ऑप्शन ही है, बाकी तो जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी। चार्ली, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, बिल्कुल इसका काम नहीं था। रॉबर्ट हुक, इसने सेल डिस्कवर किया था, तो बीटा ही ऑप्शन आपके पास बनती है जी, रोल्फ विर्चू ने किया था। ठीक है जी। एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ए बायोजेनेसिस वाज प्रैक्टिकली रिजेक्टेड बाय। तो ए बायोजेनेसिस जो है इसको मैं पहले आपको बता दूं कि लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि जी वहां पे दो कॉन्सेप्ट मशहूर थे, एक था जी बायोजेनेसिस, ठीक है, और एक था ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस जो था वो पहले से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था जो अरिस्टोटल ने दिया था, और अरिस्टोटल के मुताबिक जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली, कि अचानक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से बन जाते हैं। उसके लिए कुछ उसने एक्सपेरिमेंट भी किए हुए थे जो इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट थे। मीन गोबर में से बिच्छू निकल आते हैं, अगर गोश्त पड़ा होगा तो उसमें से सुंडियां निकल आती हैं, तो लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से पैदा हो जाते हैं। तो बड़ा कॉन्सेप्ट ये चल रहा था और बड़े इसके फॉलोअर्स थे, लेकिन लॉयस पास्टर ने प्रैक्टिकली उसको रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करके इस बात को आइडेंटिफाई किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन सकते हैं, सेल हमेशा सेल से ही बन सकता है, लाइफ हमेशा लाइफ से ही बन सकती है। उस कॉन्सेप्ट को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। और ए बायोजेनेसिस जो अरिस्टोटल ने दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से पैदा हो सकते हैं। सो ए बायोजेनेसिस यानी जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था वाज प्रैक्टिकली रिजेक्टेड बाय रॉबर्ट हुक। नहीं, इसने तो सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, इसने तो न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया था। लॉरेंस ऑकन, पहले भी बात होगी, इसने कहा था कि जी सेल होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होगा। लॉयस पास्चर जी बिल्कुल यही था जी, लॉयस पास्चर ही था। नेक्स्ट हम जो चलते हैं अपने MCQs नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट हुक। इसने तो सेल आइडेंटिफाई किया था। रॉबर्ट ब्राउन जी बिल्कुल यही था जिसने क्या किया था, न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया था। लॉरेंस ऑकन पता चल चुका है आपको क्या करता है। लॉयस पास्चर ये भी आपको पता चल चुका है इसने क्या किया था। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे, और इनमें से कुछ MCQs जो है पास पेपर अगर आप खोलें तो पास पेपर में ये जो है वो MCQs आपको नजर आएंगे। लीजिए अब हम इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं जो है
हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है जी डिफाइन डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट अगर आपने पहला लेक्चर गौर से सुना है तो वहां पे ये वाली स्लाइड आपने देखी होगी, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने बताया था कि जी रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉक सेल को ऑब्जर्व करते हुए फर्स्ट सेल को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। और एक बुक में उसने सारी जो थी वो अपनी जो थी वो फाइंडिंग्स लिखी थी। उन फाइंडिंग को, उस बुक के नाम को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोग्राफिया। ठीक है जी। और उसमें डिटेल क्या थी, डिटेल कुछ इस तरह से थी कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। ठीक है जी। और वो जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हनी कॉम की तरह रिजेंबल कर रहा था, इसलिए इसने कहा कि हनी कॉम लाइक ये क्या होंगे, कंपार्टमेंट होंगे। जब भी इसकी बेस पे इसका नेम क्या रखा गया था, सेल। तो आपने बताना जी रॉबर्ट जो था वो हुक ने इसको आइडेंटिफाई किया था 1665 में, और वो कॉक सेल को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने एम्प्टी स्पेसेस देखी विच वाज जस्ट लाइक हनी कॉम। ठीक है जी। तो ये जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द व्यू ऑफ द रोल्फ विर्चू अबाउट द सेल। सो जी रोल्फ विर्चू जर्मन साइंटिस्ट था और उसने कहा था जी जर्मन लैंग्वेज में ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसकी ट्रांसलेशन ऊपर शो हुई है कि न्यू सेल्स वर फॉर्म ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऑलरेडी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑलरेडी अगर सेल्स होंगे, ऑलरेडी अगर लाइफ होगी, जब ही न्यू लाइफ बनेगी, जब ही न्यू सेल्स बनेंगे, जब ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये अल्फाज के साथ ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट कर रहा है। और प्रैक्टिकली रिजेक्ट किसने किया था, लॉइस पास्चर ने। उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और आइडेंटिफाई किया कि नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ही बनते थे जब ऑलरेडी पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते थे। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, डिफाइन पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी। तो ये वाली स्लाइड आपने लेक्चर 1 में देखी थी, इमर्जेंस एंड इंप्लीकेशन ऑफ द सेल थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा कि जी फर्स्ट पोस्टुलेट था, यानी पॉइंट था, नुकात जिसे आप कहते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है जी, वन और मोर, क्योंकि यूनिसेलुलर के केस में तो एक ही सेल होगा ना, तो वो ऑर्गेनिज्म तो है। तो ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले भी हो सकते हैं जिसे आप यूनिसेलुलर कहते हो, ऑर्गेनिज्म ज्यादा सेल वाला भी हो सकता है जिसे आप मल्टी सेलुलर बोलते हो। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जिसके ऊपर रोल्फ विर्चू ने अच्छा खासा काम किया, जिसके ऊपर पास्चर ने काम किया कि जी सेल्स जब भी न्यू बनेंगे जब ऑलरेडी पहले से सेल मौजूद होंगे। नेक्स्ट थर्ड वाला, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है और बॉडी का फंक्शनल यूनिट है। अब ये वाला पॉइंट जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप देखेंगे, इसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट पहले लेक्चर में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके साथ क्या होगी, शेयर होगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने उस लेक्चर को किस नज़र से देखना है, किस तरह देखना है, कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट लेक्चर में इतना ही था। आइए जी अब हम अपने लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी सेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल एज ए फंक्शनल यूनिट, माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने जो था वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया था कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। और ये मैंने प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बॉडी जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो आज आकर किन से मिलकर बनी है, सेल से। और सेल जो है वो बहुत ही छोटा जो है वो पार्ट होता है। ठीक है जी। और सेल थ्योरी में हमने ये बात भी एक्सप्लेन की थी कि सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट भी है। अब हमारी बॉडी बनी भी सेल से है और हमारी बॉडी के फंक्शन भी सेल कर रहा है, और साथ ही साथ सेल है भी बहुत छोटा। अगर हम सेल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो क्या आप अपनी नेकेड आई से सेल को ऑब्जर्व कर सकते हो? तो स्टूडेंट डेफिनेटली इसका आंसर होगा नो, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं? तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ती है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती है। अब माइक्रोस्कोप हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप जो आप लेबोरेटरीज के अंदर अपनी सिंपल जो है वो यूज करते हो, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो। अब लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो बड़ी इजीली अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ी एक्सपेंसिव होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा है क्योंकि आप उससे बड़ी डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हो, डिस्कस कर लेते हो। लेकिन लैब्स में जो मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं वो हमारी कौन सी होती है,
लाइट माइक्रोस्कोप होती है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम माइक्रोस्कोप की तरफ जाएं, पहले इस बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है जी। सो सेल एज स्ट्रक्चर यूनिट। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने स्क्रीन पे डिफरेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। हमने कहा था हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है, और ऑर्गन सिस्टम में आ जाके क्या है, ऑर्गन्स है। इसका मतलब ये हुआ हमारी बॉडी में बेशुमार ऑर्गन है विच आर द फंक्शनल यूनिट। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो लंग्स शो किए हुए हैं, ब्रेन शो किया हुआ है, और आपके सामने लीवर शो है, हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, आईज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारे पास टूथ है। ये सारे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो हमें पता चलेगा डेफिनेटली ऑर्गन है, तो ऑर्गन के पीछे हमारे पास लेवल कौन सा था, टिश्यूज का। तो डेफिनेटली ये किससे मिलकर बने होंगे, टिश्यू से। तो देखिए जी, ये हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी में टिश्यू है। नर्वस टिश्यू है जी, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आती हैं जी। मसल टिश्यू है जिसकी फर्दर कैटेगरीज है, कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, स्केलेटल मसल्स हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज हैं जिसमें लाइनिंग ऑफ द जीआई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो आपका, और स्किन की सरफेस के ऊपर जो लाइनिंग है वो आपकी, और इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का कनेक्शन कर रहे होते हैं, वो फैट वगैरह हो गई, ब्लड वगैरह हो गया, बोन वगैरह होगी, ये सारे हमारी बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट टिश्यूज हैं। सो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनते हैं जी, ऑर्गन बनते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गन जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टिश्यू के ऊपर, और टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ऑर्गन का फंक्शन होगा। सपोज कीजिए एक ऑर्गन के अंदर 2, 3, 4 टिश्यूज हैं, तो उस ऑर्गन का फंक्शन उसमें पाए जाने वाले उन्हीं 2, 3, 4 टिश्यूज के ऊपर क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। तो यहां फाइनल ये हुआ कि ऑर्गन का फंक्शन जो है वो इसके टिश्यू पर डिपेंड करता है, और ये हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन और उनमें पाए जाने वाले कुछ टिश्यूज हैं। और अगर आप टिश्यू की डेफिनेशन देखो तो टिश्यू क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। इसका मतलब यह हुआ कि टिश्यू जो है वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। अगर ऑर्गन का फंक्शन टिश्यू कंट्रोल कर रहा था तो टिश्यू का फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा होगा, सेल। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनल जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आया वो सेल आया, कि ऑर्गन बने हैं टिश्यू से, तो टिश्यू बना है किससे, सेल से। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में वो आ जाके किससे मिलकर बने, टिश्यू से मिलकर बने, और टिश्यू जो है हमारी बॉडी में आ जाके किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने। तो फाइनली हमारे पास सेल ही आया जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है जी। अब हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे ऊपर एक्सप्लेन हुए, इतने ज्यादा ऑर्गन है, एक जैसे ऑर्गन नहीं है। जब डिफरेंट ऑर्गन है तो उनके डिफरेंट फंक्शन है, जब डिफरेंट फंक्शन है तो डेफिनेटली उनके टिश्यूज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब टिश्यूज डिफरेंट होंगे तो उनको बनाने वाले सेल्स भी हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो होप सो इस स्लाइड में आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो गया कि सेल हमारी बॉडी का एक क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बना रहा है। अब हम जरा बात करते हैं सेल हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है जी। तो ये स्टूडेंट आपके सामने जो है एनिमल सेल्स कुछ एक्सप्लेन हो रहे हैं और कुछ प्लांट सेल्स हैं। अगर आप एनिमल सेल्स को देखो तो फर्स्ट है जी हमारे पास मसल सेल्स। मसल सेल्स का काम आपकी बॉडी में क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना करे तो आपकी बॉडी में प्रॉपर मूवमेंट ना हो, तो आपकी बॉडी की जो प्रॉपर मूवमेंट है, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर मूव कर लेते हो, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो, ये सब कुछ आ जाकर आपके मसल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और मसल्स आ जाके करते क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी बेस पे आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करवाया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आपका प्रॉपर लिंक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी किस्म का कोई चेंज आ जाए, आपके सेल फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं, आपकी बॉडी फौरन उसे डिटेक्ट कर लेती है और उस पर आप प्रॉपर ओबे करते हो। अब क्या होता है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करती है, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं रिसेप्टर्स। अब उनसे मैसेजेस ब्रेन को जाता है, तो वो कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं। अब ब्रेन में उनको एनालिसिस करना, उस पर ऑर्डर देना, ऑर्डर का वापस मोटर न्यूरॉन से वापस आना और प्रॉपर ऑर्गन को जो है वो ऑर्डर देना कि इस फंक्शन को जो है वो क्या करो जी, परफॉर्म करो। तो नर्व इंपल्स की बिहाफ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी मैसेज जो आप रिसीव करते हो, आपकी बॉडी के सेंसरी न्यूरॉन जो है वो पहुंचाते हैं किसको, ब्रेन को, और
और ब्रेन के अंदर बैठे हुए एसोसिएटिव न्यूरॉन ऑर्डर देते हैं और मोटर न्यूरॉन उस ऑर्डर को लेके लाके आपकी बॉडी को देते हैं परफॉर्म करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि नर्व इंपल्स की बिहाफ पे आपकी पूरी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन हो रही है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो एक फंक्शन को परफॉर्म करने के काबिल होती है। वो कौन करवाता? आपके नर्व सेल्स बाय ट्रांसमिट नर्व इंपल्स। ग्लैंड सेल्स, आपने डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़े होंगे अपने मैट्रिक के सिलेबस में। पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड आपने पढ़ा, उसकी फिर आगे फर्दर सिक्रीशंस पढ़ी। हर सिक्रीशन का एक स्पेसिफिक फंक्शन था, एक स्पेसिफिक प्लेस पे, टारगेट प्लेस पे। तो जब ग्लैंड जो है आपने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, थायराइड ग्लैंड वगैरह, पैराथायराइड ग्लैंड वगैरह, ये बाय नेचर जो थे वो थे एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है जी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो थी वो हार्मोन थी जिनके आपने फंक्शन पढ़े। तो ग्लैंड्स का काम आ जाके क्या होता है? सिक्रीशंस पैदा करना। इंसुलिन आपने पढ़ी, पैराथॉर्मोन आपने पढ़ी, एड्रीनालिन आपने पढ़ी, ये सारी सिक्रीशंस थी डिफरेंट ग्लैंड्स की जो डिफरेंट लोकेशंस पे जाके अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड में था और इसका काम क्या था जी? ये लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है, बॉडी के तमाम पार्ट्स को दे के आता है और वहां से कार्बन डाई वगैरह रिसीव करके वापस लंग को देता है। तो इस तरह गैसेस वगैरह की ट्रांसपोर्ट का काम ये हमारे किसका काम है? सेल का। अब देख लीजिए जी, हर एक स्पेसिफिक सेल आपके सामने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कहीं पे भी रेपिटेशन नहीं हो रही कि एक सेल ये काम भी कर रहा है तो ये काम भी कर रहा है। हर एक सेल एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने में बिजी है। आइए जी इसी प्लांट्स की तरफ चलते हैं। प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में भी क्या होंगे? सेल्स होंगे। आइए जी बात करते हैं जाइलम सेल्स की। तो जाइलम सेल क्या करता है? वाटर की और मिनरल्स की जो कंडक्शन होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जाइलम कर रहा होता है। फ्लोएम, बॉडी में जो फूड प्रिपेयर हुआ उस फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, वो किसका काम है? फ्लोएम का। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, पूरी बॉडी को सपोर्ट करना, क्योंकि स्केलेटल तो है नहीं तो प्रॉपर सपोर्ट भी तो जरूरत है बॉडी को, तो बॉडी को सपोर्ट करना किसका काम? स्क्लेरेन्काइमा का काम। पैरेन्काइमा, हमने पढ़ा था प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जब अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो सरप्लस होता है, बल्कि ज्यादा फूड सरप्लस होती है, एक्स्ट्रा होती है, बच जाती है। वो जो एक्स्ट्रा फूड है बॉडी उसे कभी भी वेस्ट नहीं करती बल्कि उसको स्टोर कर लेती है। तो प्लांट के अंदर वो सेल जो फूड को स्टोर कर रहे हैं दे आर नोन एज पैरेन्काइमा सेल्स। और क्लोरेन्काइमा cells, these are those cells which are responsible to perform photosynthesis। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस करने वाले क्लोरेन्काइमा cells फूड बनाते रहेंगे, जितनी कंज्यूम होगी हो जाएगी और जितनी सरप्लस है वो पैरेन्काइमा की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएगी। तो यहां स्टूडेंट इस स्लाइड में होप सो आपको समझ आई कि वाकई ही सेल आपकी बॉडी का क्या है? फंक्शनल यूनिट है और हर एक सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या किया गया? असाइन किया गया है। अब स्टूडेंट्स, अब हम अगर सेल को देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या यूज करनी है? माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है। ठीक है जी। अब हम आई से उसे क्यों नहीं देख सकते? हमारी आई की एक स्पेसिफिक लिमिट है जहां तक हम चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर उस लिमिट से नीचे कोई चीज चली जाए तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके बारे में हम पॉइंट एक पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई क्या है कि अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 1 mm अपार्ट है, यानी अगर दो पॉइंट जो हैं वो इतने डिस्टेंस पे हैं, दो पॉइंट, तो हम उनकी आईज, हम अपनी आईज से उनको आसानी से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस इससे कम हो गया तो हम उसे जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सेल तो इससे कई गुना छोटा होता है, तो हम तो कभी भी जो है वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ती है? माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती है। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? एन instrument which is used to make a large image और किसकी? माइन्यूट ऑब्जेक्ट। अब सेल जो है वो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जेक्ट है। माइक्रोस्कोप को यूज करके हम उसे एनलार्ज कर लेते हैं और आसानी के साथ हम उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप जो है वो तमाम चीजें जिसे हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते उनको देखने के लिए यूज करते हैं।
तो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप की हमारे पास दो टाइप है, एक लाइट माइक्रोस्कोप, जब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, आप अपनी लैब्स के अंदर जो यूज कर रहे हो वो हमारे पास क्या होती है जी, लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे आप आसानी से कैरी भी कर लेते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाते हो, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ी एक्सपेंसिव होती है, बड़ी मैसिव बॉडी है, ठीक है जी। ये आम तौर पे हमारी स्कूल्स की लैब्स में नहीं पड़ी होती और ना ही प्रॉपर इसे हम स्कूल की लैब में यूज करते हैं, बड़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी लाइट माइक्रोस्कोप और उसके डिफरेंट पार्ट्स की। आइए जी, ये आपके सामने जो माइक्रोस्कोप शो हो रही है ये वो माइक्रोस्कोप है जिसे आप आसानी से जो है वो यूज कर लेते हो इन योर लैब्स। अब ये आपका जो है वो आकुलर लेंस है, जिसे आप आई पीस भी कहते हो, जहां से देखा जाता है। ये बॉडी की ट्यूब है जहां से लाइट जो है वो ट्रैवल करनी है। ये आर्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप को कैरी करने के लिए यूज करते हैं। स्टेज, जहां पे हमने अपना स्पेसिमन रखना है, स्लाइड रखनी है, ताकि उसको क्या किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए। इसके नीचे कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, इसकी बिहाफ पे स्टेज को ऊपर नीचे किया जाता है ताकि ऑब्जर्व करने में आसानी हो। नीचे फाइन एडजस्टमेंट नॉब, इससे स्पेसिमन को एडजस्ट किया जाता है कि वो क्लियर कट फोकस के नीचे आ जाए ताकि उसे आसानी से ऑब्जर्व किया जाए। बेस जो है वो इसी के ऊपर तो वो खड़ी है, ठीक है जी। उसके बाद इस साइड पे आपको ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स में आमतौर पे जो लैब्स में होती है, यहां पे एक लगा होता है जी आपके पास मिरर। उस मिरर को आप एडजस्ट करके लाइट को रिफ्लेक्ट करते हो, जो यहां से क्रॉस होकर ऊपर जाती है, ठीक है जी। लेकिन यहां पे जो लाइट का सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है, हम बल्ब ऑन कर देते हैं और लाइट यहां से ऊपर चली जाती है। डायाफ्राम जो है ये हमारे पास वो पोर्शन होता है जो यहां से लाइट की एंट्रेंस को कंट्रोल करता है। इसे हम जो है वो अपनी मर्जी से लाइट की शार्पनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्टेज क्लिप। जब आपने कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्लाइड वहां पे रखनी है तो उसके ऊपर क्लिप कर दिया जाता है ताकि वो वहां पे फिक्स हो जाए, मूव ना कर सके। ऑब्जेक्टिव्स लेंस होते हैं जी, ये आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पे लगे हुए हैं और डिफरेंट रेजोल्यूशन पार के होते हैं। 40x वाला, 50x वाला, ठीक है जी, 40x, 50x, 60x, 80x, 100x, ठीक है जी। और रिवॉल्विंग नोज पीस। अब रिवॉल्विंग नोज पीस क्या है जी, ये पूरी जो ट्रे होती है रिवॉल्व करती रहती है। पहले हम छोटे जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस के साथ ऑब्जर्व करते हैं, जब वो क्लियर चीज़ हमें नज़र आना शुरू हो जाती है फिर हम उसको इंक्रीज करके बड़े लेंस के नीचे फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप थी, इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपके सामने जो एक्सप्लेन किए। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये है आपके सामने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आपको नजर आ रहा है एक मैसिव बॉडी है और फर्दर अटैच है किसके साथ, एक सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ, ठीक है जी। और उस बेस पे इसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। अगर हम फर्दर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो स्टूडेंट्स लाइट माइक्रोस्कोप में जो सोर्स होता है वो लाइट है, बीम ऑफ लाइट जो है वो यूज की जाती है ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज किया जाता है ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी चीज को। जो रेजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की वो 2 माइक्रोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है जी। मैग्नीफाइंग पावर मीन कितने गुना बड़ा करके दिखा सकता है, 500x, x स्टैंड्स फॉर टाइम, यानी 500 टाइम, यानी ये 500 गुना बड़ा करके दिखाता है। और नेक्स्ट 2.5 लाख x मीन 25 लाख गुना ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग पावर कितना बड़ा करके दिखाना, ठीक है जी। अब मैग्निफिकेशन क्या है, कहता है मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द अपरेंट साइज एंड फिजिकल साइज, नॉट फिजिकल साइज ऑफ द समथिंग। मीन जो चीज आप ऑब्जर्व करें वो तो बहुत छोटी है, ठीक है जी, उसको इतना बड़ा करके दिखाया जाए ताकि आपकी बॉडी को आसानी से आई को नजर आ जाए, तो वो अपेरेंटली बड़ा करके दिखाया जाता है, ना कि फिजिकली वो चीज भी बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। वो चीज तो छोटी है, सिर्फ माइक्रोस्कोप ने उसे क्या कर दिया, बड़ा करके दिखा दिया, एक बड़ी इमेज बना दी, ठीक है जी। अगर आपने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी हो तो कैसे की जा सकती है, यह है जी आपके पास मैग्निफिकेशन। वो कैसे है जी, पावर ऑफ द आकुलर लेंस मल्टीप्लाई विद द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। सपोज कीजिए जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 5x वाली थी या 10x वाली थी, तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ऑब्जेक्ट लेंस के साथ। सपोज कीजिए वो मेरे पास जो था वो
100 वाला था जिससे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 100x, तो वो चीज़ कितनी नज़र आएगी मुझे 500x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी बड़ी नज़र आएगी। सपोज कीजिए मेरे पास जो था वो आकुलर लेंस जो था वो 10x वाला था और मैं जो दूसरा यूज़ कर रहा हूँ वो 40x है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा 400x। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो है वो मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो किसी भी माइक्रोस्कोप की बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी एंड सेल जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए हम माइक्रोस्कोप किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हम फ्रैक्शनेशन की टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।